फोलिक एसिड जो है, जैसे कि हमें पता है कि बच्चे की ब्रेन की नशोनुमा के लिए, बनावट के लिए, उसका स्कल, उसका स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरल ट्यूब, इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे पाकिस्तानी पॉपुलेशन में इसका प्रेवलेंस ज़्यादा है बिकॉज आवर डाइट डजंट कंटेन इनफ फॉलिक एसिड। वर्ल्ड वाइड जो ग्लोबल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का प्रेवलेंस है दैट इज़ 2%। बड़े बूढ़ों ने कह दिया, वालदा ने कह दिया, सास ने कह दिया, खाला ने कह दिया कि भाई कोई दवाई नहीं खाना, पहले 3 महीने में कुछ नहीं खाना, ये दवाइयाँ उल्टा नुकसानदेह होती हैं। आई वुड री एम्फसाइज ऑन द फैक्ट कि हमारी खवातीन दे आर डेफिशिएंट। फॉलिक एसिड यूज़ हो रहा है जो मोस्टली रिकमेंडेड है, दैट इज़ द 3rd जनरेशन फॉलिक एसिड। जो हमारी हेड थी डिपार्टमेंट वो कहती थी कि लड़कियों को जहेज़ में फॉलिक एसिड देनी चाहिए, फॉलिक एसिड देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उरूज यासिर ख़ान है। मैं एसोसिएट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ एट कैपिटल हॉस्पिटल सीडीए। एंड आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए जमा हुए हैं, जो कि है फोलिक एसिड और इसकी अहमियत प्रेग्नेंट ख़वातीन में और बच्चे की नशोनुमा के लिए और माँ की नशोनुमा के लिए। हमारे पास एक एक्सपर्ट पैनल है इस वक्त मौजूद। मैं चाहूँगी कि सब अपना इंट्रोडक्शन दे दें, फिर हम डिस्कशन को लेके आगे चलेंगे इंशाल्लाह। I'm Dr. Taktees Iftikhar, Professor of Gynae and Obstetrics at Akhtar Saeed Medical College, and I'm very glad that I'm a part of this discussion panel. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शमाइल अनवर है। मैं मारुति नेशनल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए इस बहुत वंडरफुल पॉडकास्ट में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना जुनैद अवासी है एंड आई एम वर्किंग एज कंसल्टेंट एट मिक्स हेल्थ हॉस्पिटल। My name is Dr. Binish Khuram. I'm working as consultant obstetrician and gynecologist at Ali Medical Center. And thank you so much for inviting me to this podcast. ठीक है, तो हम इस डिस्कशन को आगे लेते हुए चलते हैं। जैसे कि आप सब बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं इस बात से कि फोलिक एसिड का क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए। तो फोलिक एसिड जो है, जैसे कि हमें पता है कि बच्चे की ब्रेन की नशोनुमा के लिए, बनावट के लिए, उसका स्कल, उसका स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरल ट्यूब, इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि तब बनावट माँ के पेट में शुरू हो जाती है, जबकि माँ शायद ये जानती भी नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है। यानी कि हमल के शुरू के महीने में पहले 4 हफ्ते के अंदर ये डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। अब वो ख़वातीन जो कि ये सप्लीमेंट्स नहीं ले रही हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में अक्सर डेफिशिएंसीज़ होती है और ये पूरी तरह से मौजूद नहीं होता, तो उनके अंदर जो है ना, इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस अराइज़ हो सकती हैं इसकी डेफिशिएंसी की वजह से। और फिर वहाँ नहीं, इससे आगे भी ये ज़रूरी है कि उसके बेबी की ब्रेन की कंप्लीट बनावट हो जाए, स्पाइनल कॉर्ड अच्छे से फॉर्म हो जाए। इसके अलावा फिर आगे डीएनए सिंथेसिस है, हमारे बॉडी के डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जिसके अंदर इसकी ज़रूरत होती है। एंड व्हाइल द बेबी इज़ ग्रोइंग इनसाइड द मदर, तो उसको वेरियस प्रोसेसेस के लिए, डीएनए सिंथेसिस के लिए हुआ, न्यूरल ट्यूब के लिए हुआ, ये तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो गया। लेकिन इसके अलावा प्लेसेंटल जो ग्रोथ है, प्लेसेंटल जो रीजेनरेशन है, उसके लिए भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये मिसकंसेप्शन होती है कि हम एडिशनल ये ड्रग्स लेते हैं तो इसके साथ प्रॉब्लम्स अराइज़ होते हैं। बट ये माँओं को बताना ज़रूरी है कि अगर वो सफिशिएंट सप्लीमेंट ले रही हैं, और स्पेशली अब ये वाले जो नए सप्लीमेंट्स क्वाड्रिफोलिक वगैरह जो एक्टिवेटेड फॉर्म में आ गए हैं, तो 70% जो हैं कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाती हैं। और जो लेना चाहें, और बेहतर है कि वो 12 हफ्ते के बाद भी कंटिन्यू करें, तो आगे बच्चे की ग्रोथ में भी इससे हेल्प होगी। जैसे कि हमारे यहाँ लो बर्थ वेट बच्चे बहुत कॉमन हैं, प्री टर्म डिलीवरीज़ बहुत कॉमन हैं। ये सारी चीज़ें हैं जिसका कहीं न कहीं फोलिक एसिड का रोल है कि वो इनको कम करने में हेल्प करता है। सो ये एक जस्ट एक जनरल बात है जो मैं करना चाह रही थी बिफोर वी स्टार्ट दिस डिस्कशन, कि फोलिक एसिड की ये इम्पोर्टेंस है। कुछ मेरे सवालात हैं जो मैं चाहूँगी कि आप लोगों से पूछूँ, सो दैट द जनरल पब्लिक कैन गेट एन आइडिया कि मिसकंसेप्शंस क्या हैं, इम्पोर्टेंस क्या है, नीड क्या है, डोज़ क्या है, एंड देन वी कैन टेक दिस मैसेज टू द मासेस। वर्ल्ड वाइड जो ग्लोबल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का प्रेवलेंस है दैट इज़ 2%। In India, it is 4.5% per thousand live births, and in Pakistan, it is 12 to 14% per thousand live births. तो देखें दुनिया के मुकाबले में कितना ज़्यादा है, और हमारी नेबरिंग कंट्री जिसकी
पॉपुलेशन हमारी ही तरह है उसके मुकाबले में कितना ज़्यादा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ लैकिंग है कि हम ये पैगाम के फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है अपनी फीमेल्स को और कॉमन पॉपुलेशन तक पहुंचाने में नाकाम रहे। एग्जैक्टली। अब मेरे ख्याल से कि इस वक्त हमारे ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये हम पैगाम सब लोगों तक पहुंचाएं ताकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का इंसिडेंस कम हो और उसके साथ बाकी फ़वाइद जो डॉक्टर अरूज ने बताए हैं उनसे तमाम औरतें मुस्तफ़ीज़ हो सकें। जब एक मरीज़ा एंटीनेटल केयर के लिए हमारे क्लिनिक में आती है तो उस वक्त हम उसको बहुत सी हिदायत देते हैं, लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलती है उससे की आधी हिदायत अक्सर वो भूल जाती है। लिहाजा अगर हम उसको कोई हैंड आउट दें जो इजी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करे, साथ चूँकि सब लोग पढ़े लिखे तो नहीं होते, पिक्टोरियल डायग्राम्स हों पिक्टोरियल। ताकि वो बताएं कि अगर वो फॉलिक एसिड नहीं लेंगी तो बच्चे में क्या क्या नुक्स हो सकते हैं और उनको भी क्या नुकसानात हो सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से हम कॉन्ट्रासेप्टिव कैंपेन्स कर रहे हैं, जिस तरह से हम पोलियो के बारे में मुख्तलिफ जो है इस तरह की कॉमन डिजीज़ के बारे में टाइम टू टाइम कैंपेन्स करते रहते हैं, तो व्हाई नॉट, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और आई थिंक ये बड़ी नेग्लेक्टेड चीज़ है। फॉलिक एसिड का तो पता ही नहीं था कि ख़वातीन तो आती ही पहली बुकिंग के लिए आराम से 4-5 महीने गुजार के, तब तक ये पीरियड उनका गुजर चुका होता है। फिर उनको बस ये पता होता है कि ताकत की कोई गोली खानी है, आयरन खानी है, फोलिक एसिड वाला, जैसे डॉक्टर तकदीस कह रही है, वो कॉन्सेप्ट जनरल पब्लिक तक शायद आप नहीं सही पहुंचा। कह रही हैं डॉक्टर अरूज, क्योंकि स्टडीज ने शो किया है कि फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन 50% इंसिडेंस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कम कर देता है। तो एग्जैक्ट जो चीज़ प्रिवेंटेबल है हम क्यों ना उस पे काम करें। जी, बिल्कुल, बिल्कुल और बड़ी बहुत कम कॉस्ट के साथ प्रिवेंटेबल है, बड़ा ईज़ी एक्सेस भी, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए फॉलिक एसिड जैसे मैडम ने भी कहा हमारे पाकिस्तानी पॉपुलेशन में इसका प्रेवलेंस ज़्यादा है बिकॉज आवर डाइट डजंट कंटेन इनफ फॉलिक एसिड द काइंड ऑफ फूड दैट वी कंज्यूम लैक्स फॉलिक एसिड वेस्टर्न कंट्रीज़ में उनके बिकॉज दे ईट फ्रेश वेजिटेबल्स और सब कुछ फोर्टिफिकेशन भी है सीरियल्स में उनके जो आटा यूज़ करते हैं मैदा यूज़ करते हैं दे ऑल फोर्टिफाइड सो देयर इज़ वेरी लेस चांसेस कि कोई ओवरडोज़ कर जाएगा फॉलिक एसिड को, ठीक है? तो वो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो है वो ज़्यादा इसके चांसेस हैं। हमारे यहाँ हमारी डाइट ही ऐसी नहीं है कि फॉलिक एसिड का एक्सेस हो जाएगा। आई वुड री-एम्फसाइज़ ऑन द फैक्ट कि हमारी ख़वातीन दे आर डेफिशिएंट एंड वी शुड एम्फसाइज़ बल्कि हर विज़िट पे हमें ये उनके अंदर ये बात डालनी चाहिए कि आपको अपनी सप्लीमेंट रेगुलरली लेनी चाहिए। बहुत अच्छा टॉलरेट हो जाती है, इसके बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कुछ छोटे-मोटे जो आप आम पेन किलर्स पैराडोल वगैरह लेते हैं या मल्टीविटामिन लेते हैं, थोड़ा बहुत बदहज़मी या होना प्रेगनेंसी के अपने हार्मोन्स के येस साथ तो दैट कैन आल्सो ऑटोमेटिकली एक्ज़ैजरेट एवरीथिंग बट फील्स जनरली इट्स हाँ, वेरी या वेल एक्सेप्टेड। या जी, डॉक्टर शुमाइल ने बहुत अच्छी बातें की और मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि इंस्पाइट कि हम अपनी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी ले रहे हैं, चिक पीस भी ले रहे हैं, पीस भी ले रहे हैं, लेग्यूम्स भी ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद क्यों हमारी ख़वातीन डेफिशिएंट हैं? कुकिंग कुछ लोगों का ख्याल है कि ओवर कुकिंग Yes. ऑफ फूड। वेब तो हम लोगों को अपनी पेशेंट्स को ये भी बताना है कि जिस तरीके से हम खाना पकाते हैं उसकी वजह से बिल्कुल। विटामिन्स ज़ाया हो जाते हैं। हम्म, एक ये बात पे एम्फसाइज करना है, दूसरा ये कि हम चाय बहुत पीते हैं हाँ जी, और चाय में होते हैं टैनिन्स येस और वो ना सिर्फ आयरन के एब्जॉर्प्शन को बिल्कुल। इम्पीड करते हैं, वो फॉलिक एसिड की एब्जॉर्प्शन को भी True. impede बहुत करते सारे हैं। मिनरल्स के साथ तो ये इंटरफेयर कर दो प्रैक्टिसेस तो ऐसी हैं जो हम इजीली अडॉप्ट कर सकते Yes. हैं। ये कोई इतनी मुश्किल बात True, नहीं होगी। true. ट्रू ट्रू डॉक्टर। अच्छा, जनरली स्पीकिंग आई थिंक वी ऑल एग्री अपॉन इट कि जो कॉमनली बैरियर्स में फेस करने पड़ते हैं उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो तो ये है कि अवेयरनेस नहीं है लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस की नहीं पता कि ये छोटी सी जो सस्ती सी टैबलेट है इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है और ख़ास तौर पे जो एक्टिवेटेड आती है क्यूटर फॉलिक एसिड्स है
क्योंकि एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है कि लोगों को हमें अवेयरनेस देनी भी है, किसी करनी लोग पढ़े लिखे लोग तो चलो रिसर्च भी कर लेते हैं, लेकिन हमें जनरली हमेशा प्रिस्क्राइब करते हुए थोड़ा-सा ऐड ऑन एक जुमला बताना चाहिए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके क्या रोल है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को कैसे प्रिवेंट कर रही है, प्रेगनेंसी के लिए ओवरऑल क्यों इम्पोर्टेंट। इसके अलावा जो मेजर फैक्टर्स आते हैं उसमें मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं। बड़े-बूढ़ों ने कह दिया, वालिदा ने कह दिया, सास ने कह दिया, खाला ने कह दिया कि भई कोई दवाई नहीं खाना, पहले 3 महीने में कुछ नहीं खाना, ये दवाइयाँ उल्टा नुकसानदेह होती हैं, ये दवाइयाँ जो है ना आपको वो मतलब मसला करेंगी, तबीयत ख़राब कर देंगी, ये वाले मसाइल बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं। और में इसके अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज़ हो गई, मतलब प्लान ही नहीं था तो ऑब्वियसली कोई लिया नहीं। एक मेजर फैक्टर ये भी है अवेयरनेस के साथ ऐड ऑन करूँ कि हमारे यहाँ प्रीनेटल काउंसलिंग की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप अगर प्लानिंग करने जा रहे हैं, आप यू आर गोइंग प्लानिंग फॉर द प्रेगनेंसी तो बिफोरहैंड यू शुड हैव अ विजिट विद द डॉक्टर एंड थिंक ऑफ कि मुझे क्या लेना चाहिए, क्या चीज़ें मुझ में कमी है, क्या चीज़ें मुझे लेना शुरू कर देनी चाहिए इफ आई एम गोइंग टू गेट प्रेग्नेंट इन 3 मंथ्स और 6 मंथ्स और सो। प्लान्ड प्रेगनेंसीज का प्लान जो है भी मतलब प्लान की डेफिनेशन ही हमारे यहाँ और है। और है जो अनप्लान्ड है वो तो ऑलरेडी वही पता ही उन्हें जाके 8 वीक्स पे पता चल रहा है, 10 वीक पे पता चल रहा है। तो ये वाले फैक्टर्स बहुत आते हैं। उसके जो पर्सनल लेवल पे होता है वो ये लोगों को होता है जैसे किसी को नौज़िया हो रहा है, ब्लॉटिंग हो रही, छोड़ दी मेडिसिन। अल्टीमेटली वही बात है अवेयरनेस नहीं है कि इम्पोर्टेंट कितनी है। तो लोग मतलब कोई सी आपको मसाइल पैदा कर रही है, थोड़ा-सा भी आपको तंगी हो रही है तो आपने छोड़ दी कि जाने दो यार इसके बगैर गुज़ारा हो जाएगा। और फिर फॉरगेटफुलनेस और कंप्लायंस एक पर्सनल लेवल पे भी लोगों को होता है। देयर सम पीपल हू आर नॉट कंप्लायंट टू एनी सॉर्ट ऑफ मेडिसिन। दे विल टेक मेडिसिन, एक दिन फॉलिक एसिड खाई, फिर 3 दिन नहीं खाई और इस तरह आपका चल रहा है। अब मतलब ऐसे हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं जो किसी किस्म की कोई सप्लीमेंटेशन मतलब बिसाइड फॉलिक एसिड नॉट टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ कैल्शियम और आयरन और एनीथिंग दे वोंट कम अप विद एनीथिंग। क्यों जी, घर वाले कह रहे हैं खुराक है ना, खाना आप खा रहे हैं ये बहुत है, तो इससे सब पूरा हो रहा है। हाँ, ये सफिशिएंट है। तो ये वाली कुछ चीज़ें हैं जो कि काफ़ी हद तक मुझे लगता है 80 टू 90% अगर आप कपल काउंसलिंग करें तो कवर अप हो सकती है। तो ये मेजर फैक्टर्स तो मुझे जो फेस करने पड़ते हैं वो यूजुअली यही होते हैं। बहुत सारी ऐसी मेडिकेशंस हैं जो फॉलिक एसिड के साथ इंटरैक्ट कर रही थी, यानी कि अगर आप एक मेडिसिन ले रहे हैं और साथ आप फॉलिक एसिड ले रहे हैं तो वो मेडिसिन फॉलिक एसिड की एब्जॉर्प्शन को कम करती है या उसकी जो मेटाबॉलिज्म है उसको इनहिबिट करती है, कम कर देती है। जिसमें कुछ मेडिसिन जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एंटी एपिलेप्टिक्स हैं जो एपिलेप्सी के ठीक में यूज़ होती हैं, जिनमें वेल्प्रोइक एसिड है, फेनिटोइन है, कार्बामेज़ेपिन है। तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉलिक एसिड को कम करती हैं और इनहिबिट करती हैं इसके मेटाबॉलिज्म को। इसके अलावा एक बहुत कॉमन ड्रग जो यूज़ होती है दैट इज़ methotrexate, which is used for the treatment of cancers and also in autoimmune disorders like rheumatoid arthritis. So that also inhibits the metabolism of folate. फिर हमारे पास pyrimethamine है which is used for malaria, sulfasalazine है, trimethoprim है। So ये मेडिसिन जो हैं ये सारे वेरी कॉमन एड्स है। आई की सर कॉमन एंटीबायोटिक्स है और जो पेशेंट की ले रहा है और साथ वो फॉलिक एसिड ले रहा है तो कन्वेंशनल फॉलिक एसिड यहाँ पे उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। वजह उसकी ये है कि अगर इनहिबिट हो रही है मेटाबॉलिज्म और आप उनको एक कन्वेंशनल फॉलिक एसिड दे रहे हैं तो वो या तो एब्जॉर्ब नहीं होगा या वो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। सो वहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो कंसिडर करने की ज़रूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट ये भी प्री प्रेगनेंसी कौन सी, यानी कि अगर पेशेंट अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रही है और साथ में एंटी एपिलेप्टिक्स ले रही है तो पहले वो अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनसे डिस्कस करें क्या डोज को कम किया जा सकता है या मॉडिफाई किया जा सकता है। और अगर वही डोज लेनी ज़रूरी है फिर उसके साथ आपको फॉलिक एसिड जो बेहतर है दैट इज़ एल्बिथाइन फोलेट, दैट इज़ द एक्टिव बायोअवेलेबल फॉर्म ऑफ फॉलिक एसिड, क्योंकि वो उस मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस को सारा बाईपास करते हैं। सो उसमें ये है कि दैट विल बी मोर इफेक्टिव और उसकी डिफरेंट डोजेज हैं। आज तो जो न्यू जनरेशन हम इसको न्यू जनरेशन जो यूज़ कर रहे हैं 300 से 600 एंड देन इवन अगर एंटी एपिलेप्टिक्स में तो फिर आपको द हायर डोजेज 5 mg जी देनी पड़ जाती है। सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट क्या कंडीशन है, सो आपको डोज मॉडिफिकेशन ज़रूरी है। अदरवाइज अगर आप ले भी रहे हैं और उसका फ़ायदा नहीं हो रहा, वो दो भी नहीं हो रही, फिर उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। सो ये कंसिडर करना जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इन बिफोर प्लानिंग प्रेगनेंसी। डॉक्टर बिनेश, आपके ख्याल से अभी जो एक्टिवेटेड और जो न्यू जनरेशन फॉलिक एसिड्स हैं उसमें कौन से हैं और कौन से कंफ्यूजी है? भी इस वक्त जो फॉलिक एसिड यूज़ हो रहा है जो मोस्ट
की रिकमेंडेड है, दैट इज़ द 3rd जनरेशन फॉलिक एसिड, जिसमें हम एल्मिथाइल फोलेट को यूज़ कर रहे हैं। इसको हम क्वाड्रिफोलिक भी कहते हैं और टेट्राहाइड्रोफोलेट भी कहते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि बायोअवेलेबल फॉर्म है, सिंथेटिक नहीं है, और जितना मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है उसको बाईपास कर रहा है, तो ये एक्टिवली अवेलेबल, रेडिली अवेलेबल फॉर्म है। और ये उन पेशेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है जिनमें स्पेशली जेनेटिक म्यूटेशंस हैं। टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम एक होता है जो कि इसकी एक्टिव फॉर्म की कन्वर्जन में हेल्प करता है। सो अगर पेशेंट्स में उस एंजाइम की डेफिशिएंसी है, उनको आप अगर कन्वेंशनल फॉलिक एसिड देंगे तो वो उसमें उनको डेफिशिएंसी हो जाएगी, वो इफेक्टिव नहीं होगा। सो उन पेशेंट्स में, और स्पेशली जो है वो एल्मिथाइल फोलेट या क्वाड्रिफोलिक जो है उसका बहुत ज़्यादा रोल है। इसके अलावा डीएनए सिंथेसिस है, सेल सिंथेसिस है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की डेफिशिएंसी जिनमें डायग्नोज केसेस हैं उनमें आप क्वाड्रिफोलिक दे सकते हैं, कि जिन पेशेंट्स में प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं उनमें आप दे सकते हैं। इसके अलावा इसका एक और जो एडेड बेनिफिट है वो ये कि होमोसिस्टीन लेवल्स को रेगुलेट करता है बॉडी में, जो कि अर्ली प्रेगनेंसी लॉस, प्रेगनेंसी में एंटीपार्टम हैमरेज और ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनमें भी इसका प्रिवेंट करने में इसका रोल है। तो जी, हेल्दी प्लेसेंटेशन में। तो इसलिए जो है ये जो 3rd जनरेशन है एल्मिथाइल फोलेट, दैट इज़ हाईली रिकमेंडेड स्पेशली इन प्रेग्नेंट वुमेन। अब 300 माइक्रोग्राम से स्टार्टिंग फ्रॉम 300 देन 600 माइक्रोग्राम, इवन 1000 माइक्रोग्राम, एंड डिपेंडिंग अपॉन कि क्या कंडीशंस हैं और कोमॉर्बिड्स का हैं तो आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए, फॉलिक एसिड इज़ विटामिन B9, और ये बॉडी में सिर्फ इस हद तक स्टोर हो सकता है कि प्रेगनेंसी में 3 to 4 वीक्स तक हमारे लिए सफिशिएंट हो, क्योंकि प्रेगनेंसी में नीड इंक्रीज हो जाती है। आपने अभी बताया था कि बेबी फॉर्म हो रहा है, प्लेसेंटा फॉर्म हो रहा है, मदर के अपने टिश्यूज फॉर्म हो रहे हैं, जिसके लिए फॉलिक एसिड रिक्वायर्ड है। तो अगर बॉडी में उसको स्टोर नहीं है तो फिर हम लोगों को सप्लीमेंटेशन ही की ज़रूरत पड़ेगी और हमें सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। और एक म्यूटेशन जो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम की डॉक्टर साहिबा ने बताई थी, इट्स अ कॉमन म्यूटेशन। हम ये ना समझें कि जी हमारी पॉपुलेशन में ये नहीं होगी, ये हमारी पॉपुलेशन में प्रेवलेंट है और उससे ज़्यादा है जो हम समझ रहे हैं। राइट। लिहाजा 3rd जनरेशन फॉलिक एसिड इज़ मोस्ट बेनिफिशियल फॉर अस। स्टोर्स डिप्लीट हो जाते हैं और नहीं हो पाएंगे अगर आप नहीं लेंगे। जी, ये क्वेश्चन सबसे बहुत कॉमनली क्लिनिक्स में पूछा जाता है कि किस-किस चीज़ों में, कि डाइट में कैसी चीज़, कौन-सी चीज़ें हैं जिसमें फॉलिक एसिड है। तो उसमें ऑरेंजेस, ऑरेंज जूस, ग्रेप फ्रूट, सिट्रिक जितने भी फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं उसमें है, एंड देन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो कि आजकल वो कॉमनली हमारे पास ब्रोकली भी आ गई, पहले नहीं होती थी, लेट्स एंड स्पिनच, बट द थिंग इज़ दैट यू शुड नॉट ओवरकुक इट, उसको ब्लैंच हाँ, करके अच्छी एंड तरह से ट्राई धो टू के ईट इट लेते हैं। रॉ एंड फ्रेश, या Yes. फिर बस ब्लैंच करें, हाँ, ज़्यादा सो कुक इफ ना यू करें। कुक इट अलॉट, जैसे हम अपने हमारे जो पाकिस्तानी Traditional cuisine ways में हाँ स्टाइल है, तो वो ओवर कुक होके खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता एंड देन एग्स, बीन्स, चिकपीस, इनमें जो है Folic इट्स अ acid गुड is there. सोर्स ऑफ Right, फॉलिक right, एसिड। right, right. मैं तो ये सबको मैसेज देना चाहूँगी कि कभी भी ये ना समझें कि कोई चीज़ गैर ज़रूरी है। शायद हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं वो बेहतरीन है और हमें कोई नई चीज़ नहीं सीखनी। ये इस वक्त हमने इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, तो मैं ये चाहूँगी कि जो लोग भी ये बात सुने, इन पर सोचें और ये प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि हमें अंदाज़ा हो गया है कि फॉलिक एसिड या बाकी न्यूट्रिएंट्स कितने इम्पोर्टेंट हैं, और इनकी डेफिशिएंसी से ना सिर्फ ख़वातीन क्या अपना जिस्म अफेक्ट होता है, बल्कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी अफेक्ट होता हेल्दी बेबी एंड हेल्दी जो है ना मदर वाला कॉन्सेप्ट है, और तो एक उसको लेके बहुत चलिए। इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारी प्रोफेसर साहिबा होती थी, जो हमारी हेड थी डिपार्टमेंट, वो कहती थी कि लड़कियों को जहेज़ में फॉलिक एसिड देनी चाहिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मंथ्स पहले से फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन शुरू। इवन इफ यू कैन नॉट गो टू अ डॉक्टर, देयर सो मे इतना इन्फॉर्मेशन आजकल सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है। फॉलिक एसिड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इज अवेलेबल ओवर द काउंटर। 3 months पहले से ही, बिफोर यू प्लान अ प्रेगनेंसी, यू शुड स्टार्ट टेकिंग फॉलिक एसिड सप्लीमेंट।